सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी वाले जो भी हिंदी के पेपर देने जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 में ये जो है इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। ये तीनों निबंध जो है तैयार कर लेना जरूर से। ये तीन में से एक ना एक जो है पक्का आ जाएगा। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 का क्लास 12 वाले। ठीक है, अगर क्लास 10 में आप जो है पढ़ते हैं तो क्लास 10 के लिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि देखिए निबंध तो क्लास 10 में भी आते हैं और जो है 12 में भी आते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको जो है कन्फर्म जो है आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, चैनल को जो है बने रहिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। 100 नंबर पक्का आपका जो है कंफर्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। 100 नंबर का अगर आपका पेपर आता है तो 90 से 95 प्रश्न जो है, मतलब कि 90 से 95 नंबर जो है यहीं से फंसेगा, जो कि मैं आपको जो है करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जो है, जैसे हिंदी का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका निबंध होता है क्लास 12 में वो जो है 9 नंबर का आता है। ठीक है, 2 + 7 नंबर का है ना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। वो जो है आपसे बोला गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, जो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, महिला आरक्षण की सार्थकता। यानी कि महिलाओं को आरक्षण देना जो है किस हद तक सही है या फिर गलत है, आपके क्या विचार हैं, ये जो है इस पर जो है लिखने के लिए आता है। और जो बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या, इस पर तो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर जो है आता है निबंध लिखने के लिए। ठीक है, उसके उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। यानी कि अनियंत्रित भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार जो है कैसे अनियंत्रित तो हो रहा है और जो है इसका कारण क्या है और जो इसका निवारण क्या है, ये भी इस टॉपिक पर भी आपका जो निबंध है वो जो है लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो निबंध है हम लोग देखते हैं महिला आरक्षण की सार्थकता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है महिला आरक्षण की सार्थकता में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे जो है लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले शुरुआत करनी है कि महिला आरक्षण भारत में एक लंबे समय से चली आ रही बहस का विषय रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने राजनीति, समाज और कानून के क्षेत्र में गहरी पैठ बनाई है। ठीक है, महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। ठीक है, ये तो जो है महिला आरक्षण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपने दे दिया। अब देखिए हेडिंग डालेंगे आपकी महिला आरक्षण की सार्थकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो तर्क क्या है कि महिलाओं को आरक्षण क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि लैंगिक समानता के आधार पर। ठीक है भाई, उन्हें भी ना लगे कि लैंगिक असमानता है समाज में, कि पुरुषों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और महिलाओं को कम महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए लैंगिक समानता हेडिंग डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि महिला आरक्षण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है लैंगिक समानता के पक्ष में आप अपना जो है तर्क लिखेंगे। उसके बाद जो है अगला हेडिंग डालेंगे कि विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व। ठीक है, विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, यानी कि आप जो है हर हर जगह हर सभी, मतलब कि सभी जो है लैंगिक लोगों को जो है ले रहे हैं अपने समाज में। ठीक है, सबको जो है समान सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुरुष ही जो कह दे वही जो है समाज के लिए नियम कानून हो जाए। ठीक है, समाज जो है उसी को फॉलो करो। भाई महिलाओं को भी तो उनका जो है अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं की तरफ से भी कोई बोलने वाला होना चाहिए। तो महिलाएं जिसमें शामिल रहेंगी वहीं पर तो महिला का बात रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि महिला आरक्षण राजनीति में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। महिलाएं समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके अनुभव और दृष्टिकोण पुरुषों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये भी जो है एक अच्छा तर्क आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, फिर जो है अगला हेडिंग क्या डालेंगे कि महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान। यानी कि महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान कौन देगा, पता चले सभी पुरुष ही हैं। किसी कमेटी में कोई भी फैसला लेना हो, पुरुष जो है अपने पक्ष में फैसला ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर महिलाएं रहेंगी, महिलाएं भी बोलेंगी तो उनके भी पक्ष में उनका भी पक्ष रखा जाएगा। ठीक है, उनके बातों को भी जो है महत्व दिया जाएगा।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान, यानी कि महिला आरक्षण से महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। महिलाएं अपने मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकती हैं और उनके लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अगला हेडिंग डालेंगे, समाज में बदलाव। तो समाज में देखिए बदलाव कैसे आता है महिलाओं को आरक्षण देने से। तो यहाँ पर देखिए महिला आरक्षण समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रूढ़िवादी रूढ़िवादी मतलब कि पुरानी सोच, ठीक है, रूढ़िवादी सोच को चुनौती देता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है। ठीक है। तो ये जो है समाज में बदलाव से संबंधित चीज़ें हो गई। ठीक है। उसके बाद जो है हालांकि महिला आरक्षण की सार्थकता पर कुछ सवाल भी उठते हैं। जैसे क्या क्या सवाल उठते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि आपका गुणवत्ता पर सवाल उठता है। ठीक है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि महिला आरक्षण से योग्यता पर समझौता होता है। वे मानते हैं कि सिर्फ महिला होने के कारण किसी को राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। ये जो है गुणवत्ता पर सवाल हो गया। फिर जो है अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षा। अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षा कैसे होगी, तो देखिए कुछ लोगों का मानना है कि महिला आरक्षण से अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षा होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है लिखेंगे कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी। इस पर क्या सवाल उठते हैं भाई, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि हालांकि महिला आरक्षण से विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। ठीक है। तो ये सब जो है आपका कुछ सवाल हैं जो कि महिलाओं के आरक्षण की सार्थकता के पर जो है सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में लिखेंगे वो जो है निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होता है कि मतलब कि जो टॉपिक आपने चूज किया, जिस पर जो है आपने निबंध लिखा, उसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि महिला आरक्षण एक जटिल मुद्दा है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज में बदलाव लाने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद कर सकता है। ये जो है आपका महिलाओं पर आरक्षण से संबंधित ये जो निबंध है ये हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला निबंध आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए एकदम दिए ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा चीज़ आप जो है याद ही कर पाएंगे। ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें से छूट भी जाती हैं एक दो लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस आप जो है मेन पॉइंट याद रखिएगा कि हेडिंग क्या डालना है और हेडिंग के अंतर्गत लिखना कैसे है। ठीक है। बाकी आप उसमें जो है थोड़ा सा इधर उधर भी लिख देंगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका है कि बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या। ठीक है। रोजगारी यानी कि बेरोजगारी, यहाँ पर जो है रोजगार की समस्या से संबंधित है। ठीक है। यानी कि रोजगार की समस्या है, भारत में जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जो मतलब प्रस्तावना टाइप का लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना ही होता है। ठीक है। उसके बाद जो है बीच में हेडिंग डाल कर लिखेंगे, फिर लास्ट में जो है निष्कर्ष लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, अगर चाहे तो यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, उसके बाद जो है लिखेंगे। ठीक है। अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा जाएगा कि भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। यह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी कई समस्याओं को जन्म देती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है। ठीक है। ये जो है आप थोड़ा बहुत जो है रोजगार की समस्या पर बात कर लिए। ठीक है। अब इसके कारण देखेंगे और इसके जो है निवारण भी देखेंगे। ठीक है। क्योंकि कारण भी पूछता है और जो है निवारण मतलब कि इसका समाधान भी पूछता है। तो देखिए बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या के कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है भाई, तो सबसे पहला है कि अधिक जन्म दर। भारत में जन्म दर अभी भी अधिक है, इसलिए जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है। फिर जो है सीमित संसाधन, इसमें क्या लिखेंगे हेडिंग में कि भारत के पास सीमित संसाधन है जो बढ़ती जनसंख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला हेडिंग क्या लिखेंगे कि शिक्षा का अभाव। ठीक है। यहाँ पर देखिए शिक्षा का अभाव, इसमें के अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि शिक्षा का अभाव लोगों को रोजगार के लिए तैयार नहीं करता है। ये भी जो है एक रोजगार की समस्या का जो है एक बड़ा पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद जो अगला हेडिंग है क्या है कि औद्योगिक विकास में कमी। देखिए उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, लोग काम करेंगे नहीं। ठीक है। उद्योग धंधे ही नहीं लगेंगे तो रोज लोग काम कहाँ करेंगे। ठीक है। तो देखिए औद्योगिक विकास की धीमी गति भी रोजगार के अवसरों को सीमित करती है। ये जो है आपका रोजगार की समस्या के बारे में हो गया। ठीक है।
अब देखिए यहाँ, और फिर जो इसके बाद जो है क्या हेडिंग डालेंगे कि बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं, जैसे अधिक जन्म दर है तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या हो जा रही है, तो जन्म दर पर नियंत्रण कर लीजिए। ठीक है, रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। सीमित संसाधन है तो संसाधनों को बढ़ाइए, वो भी रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षित करिए लोगों को, तब भी रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, औद्योगिक विकास की कमी है तो औद्योगिकरण का विकास करिए। ठीक है, तो भी समस्या, रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब जो इसमें लिखेंगे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जो चीज़ें लिखे हैं बस उसी को जो है बढ़ाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या था कि जनसंख्या जो है बढ़ती हुई जनसंख्या वह थी रोजगार की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेडिंग में कि जनसंख्या नियंत्रण, मतलब कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, इससे जो है रोजगार की समस्या में कमी आएगी। ठीक है, अब उसमें क्या था कि शिक्षा में जो है कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शिक्षा पर ध्यान, यानी कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है, इससे रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर हमने क्या लिखा था कि औद्योगिकरण का विकास जो है कम हो रहा है, यानी कि उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर औद्योगिक का विकास हो जाएगा। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एक दो और पॉइंट है जो कि क्या है, तो देखिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार शुरू करिए। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कौशल विकास। अभी देखिए जैसे आप लोग सुने होंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए ही है। ठीक है, तो देखिए कौशल विकास, लोगों में कौशल विकास करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। ये जो है आपका बेरोजगारी को खत्म करने का एक जो है साधन है, मतलब कि उसका जो है एक उपाय है। ठीक है, फिर जो लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो देखिए बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या का समाधान आसान नहीं है, इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। तो ये जो है आपका रोजगार से संबंधित जो है चीज़ें हो गई, रोजगार की समस्या कैसे उत्पन्न होगी ये भी हो गया, और इसका जो है निवारण भी, कारण और निवारण जो है दोनों हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, तो ग वाला था हमारा जो है अनियंत्रित भ्रष्टाचार, उसके कारण और जो है निवारण। ठीक है, ये जो है आपका हमारा जो है हेडिंग था। ठीक है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहले प्रस्तावना टाइप का लिखेंगे, दो चार लाइन। ठीक है, चार पांच लाइन। तो इसमें देखिए भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास को बाधित करती है। यह राजनीति, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। अनियंत्रित भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, गरीबी बढ़ती है और जनता का विश्वास सरकार और संस्थाओं से उठ जाता है। ये जो है आपका भ्रष्टाचार को अनियंत्रित करने का जो है अनियंत्रण का एक कारण हो गया। ठीक है, अब जो है भ्रष्टाचार के कुछ जो है मेन मेन कारण हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा भाई, तो सबसे पहला पॉइंट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार राजनेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या फिर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तो ये भी जो है भ्रष्टाचार से का एक जो है बड़ा, मतलब कि आपका ये जो है कारण हो गया। ठीक है, तो और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कानून का कमजोर होना। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून तो है, लेकिन उनका प्रभावी से ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता है। भ्रष्ट अधिकारी आसानी से बरी हो जाते हैं। ये भी जो है एक भ्रष्टाचार को बढ़ने का एक जो है मेन कारण है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए बेईमानी को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था। तो ये कैसे है भाई, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि कई बार ऐसी व्यवस्था होती है जो बेईमानी को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए लाइसेंस लेने में होने वाली देरी और जो है रिश्वतखोरी। ठीक है,
भाई कोई आपके यहाँ लाइसेंस बनवाने गया, आपने जो है 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक उसको दौड़ाया, फिर भी उसको लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि साहब जो है 1000-2000 ले लीजिए, हमारा जो है 2 ही दिन में बना कर दे दीजिए, तो आपका भी फायदा उसका भी फायदा, ठीक है। तो इसी से जो है आपका जो भ्रष्टाचार है वो जो है बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप ये जो है आपका गरीबी और जो है बेरोजगारी, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने पर मजबूर रह जाते हैं, ठीक है। लोगों के पास पैसा है नहीं तो गलत काम तो करेंगे ही, ठीक है। पैसे कमाने के लिए गलत तरीके से काम करेंगे, गलत जो है चीज़ें करेंगे, तो उससे जो है उनको जो पैसा मिलेंगे उनकी गरीबी में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये भी जो है आपका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो वो है देखिए सामाजिक मूल्य, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि समाज में भ्रष्टाचार को लेकर एक गलत मान्यता है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी जो है एक आपका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो है एक मुख्य कारण है। अब देखिए भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय देख लेते हैं कि इसके क्या निवारण हो सकते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार को जो है कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, ठीक है। जो कारण है उसी को बस निवारण में बदल लीजिए, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में किया था, ठीक है। तो देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है हेडिंग डालेंगे कानून का प्रभावी कार्यान्वयन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो है आपका भ्रष्टाचार को रोकने का एक जो है साधन हो सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे पारदर्शिता। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के अवसर कम हो, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपका लोगों को जागरूकता, यानी कि लोगों को जो है जागरूक करना है, ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत लिखेंगे कि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये भी जो है भ्रष्टाचार को रोकने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शिक्षा। शिक्षा में क्या लिखेंगे भाई, शिक्षा किस प्रकार से सहायता कर सकता है जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। तो देखिए शिक्षा के माध्यम से लोगों में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो आपका रिश्वतखोरी या फिर जो गलत तरीके हैं जो कि आपका भ्रष्टाचार के को बढ़ावा देता है वो चीज़ें जो है रुक जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तकनीकी का उपयोग में क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें जो है लिखेंगे तकनीकी का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। सरकार नागरिक समाज ठीक है, सरकार नागरिक और समाज और आम जनता को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ एकजुट हों, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका ऐसे था, यानी कि जो है निबंध था जो कि एग्जाम में आपके जो है आएगा ही आएगा इसमें से, ठीक है। तो इनको जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इनको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आपको जो है हेडिंग ध्यान रखना है, ठीक है, और तरीके ध्यान रखना है कि जो है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है।